प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने भी लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी पर अहंकार का आरोप लगाया है। इंद्रेश कुमार जयपुर के कानोता में राम रथ यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे और उसी दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि बीजेपी के विजय रथ को 241 सीटों पर ही भगवान राम की ओर से रोक दिया गया, क्योंकि बीजेपी के नेता अहंकार में भरे हुए थे। भगवान राम ने उन्हें सजा नहीं दी है, बल्कि इंसाफ किया है, न्याय किया है। दरअसल 2 दिन पहले ही मोहन भागवत की तरफ से भी इसी तरह का एक बयान सामने आया था। मणिपुर की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि बीजेपी के नेता अहंकार में भरे हुए हैं, सेवक को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब इंद्रेश कुमार का भी इसी तरह से तंज भरा बयान निश्चित तौर पर बीजेपी नेताओं की परेशानियों को बढ़ा सकता है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव में यूपी से बेहद खराब नतीजे आने के बाद आज संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच पहली मुलाकात होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत मुलाकात करेंगे। यूपी के खराब चुनाव नतीजों को लेकर दोनों के बीच होने वाली इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। अभी हाल में ही मोहन भागवत और संघ नेता इंद्रेश ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया था। जानकारी के मुताबिक संघ प्रमुख यूपी में शाखाओं की संख्या बढ़ाने और संगठन के विस्तार पर भी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आने के बाद से आरएसएस के नेताओं की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो समसेवकों के साथ लगातार मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। सूत्रों से खबर मिल रही है कि संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा और 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से बजट की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जून को लगातार तीसरी बार पदभार संभाल लिया है। आने वाले समय में निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही हैं। वे देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 7वां बजट और लगातार 6ठा पूर्ण बजट पेश करेंगी। इससे पहले उन्होंने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। आपको बता दें कि 24 जून से 3 जुलाई तक नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र इतने दिनों तक चलेगा। उसके बाद अंतराल होगा और उस अंतराल के बाद मानसून सत्र में बजट पेश किया जाएगा, जो 22 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनवाई 8 जुलाई को होगी, जब बाकी मामलों और बाकी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस बीच एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की है कि देश के अलग अलग राज्यों में नीट परीक्षा को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई हैं, उन सब का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को, सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। एक साथ सबकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अलग अलग याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया हुआ है और नीट की परीक्षा होगी, दोबारा होगी या नहीं होगी, इस सारे मामलों पर सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी, जब सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होंगी। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में नीट के परीक्षार्थी सीबीआई जांच की मांग के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि नीट की परीक्षा में कोई पेपर लीक की घटना नहीं हुई थी। तो अब जो कुछ भी होना है सुप्रीम कोर्ट से ही होना है। सबकी निगाहें और उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट किया है कि वीआईपी कल्चर समाप्त करने के लिए सरकारी और निजी वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर पर प्रतिबंध लगाए जाएं। निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें तत्काल ही उतारा जाना चाहिए। वीआईपी फ्लीट में आगे की गाड़ी में निर्धारित ध्वनि का हूटर ही बजाया जाए। यही नहीं, सीएम ने ये भी कहा है कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन सड़क पर नमाज न अदा की जाए। योगी ने ये भी कहा कि प्रदेश में अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए।
यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि अब अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोगों का भी फोन उठाकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। क्रिकेटर से टीएमसी के सांसद बनते ही यूसुफ पठान को मिला गुजरात प्रशासन का नोटिस, कहा 15 दिन में खाली करो प्लॉट। क्रिकेटर यूसुफ पठान टीएमसी के सांसद बनने के बाद से लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। अब की बार वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्लॉट पर टीएमसी सांसद यूसुफ पठान द्वारा कब्जा करने का आरोप लगा है। बीजेपी के पूर्व पार्षद विजय पवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यूसुफ पठान को प्लॉट देने का फैसला लिया था और प्रस्ताव राज्य सरकार तक को भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने कॉर्पोरेशन की सिफारिश को रद्द कर दिया था, जिसके बावजूद यूसुफ पठान ने प्लॉट पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल से उसे घेर लिया है और प्लॉट में गार्डन और तपेला बनाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्लॉट वडोदरा के तदलजा स्थित यूसुफ पठान के आवास के बगल में ही है। दरअसल यूसुफ पठान ने 2012 में प्लॉट खरीदने की मांग वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से की थी, जिसके बाद कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव मंजूर कर 2014 में राज्य सरकार के पास भेजा था, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। इस मामले में पूर्व पार्षद की शिकायत के बाद वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यूसुफ पठान को प्लॉट खाली करने का नोटिस भेजा है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि उन्हें 6 तारीख को नोटिस जारी कर दिया गया था और 2 हफ्तों का उन्हें समय दिया गया है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मराठा समाज के आरक्षण को लेकर आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने आखिरकार छठे दिन अपना आमरण अनशन पीछे ले लिया। ये आमरण अनशन खत्म हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार पिछले 3 से 4 दिनों से प्रयास कर रही थी। कल मनोज जरांगे पाटिल से मिलने के लिए छत्रपति संभाजी नगर के सांसद संदीपान भुमरे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ये जरांगे पाटिल से मिलने वहां पर पहुंचे। लंबी बातचीत हुई और वहां पर इन दोनों ने मनोज जरांगे पाटिल को समझाया कि आपकी जो भी मांगे हैं, सगे संबंधी को लेकर जो जीआर निकालना है और जो मामले दर्ज है आंदोलकों पर उसको पीछे लेना है, तो हमें और ज्यादा समय चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल ने पहले 15 दिन का समय दिया, लेकिन सरकार ने कहा कि ये 15 दिन का समय काफी कम है। इसके बाद अपने लोगों से बात करने के बाद सरकार की विनती मानी और 1 महीने का समय मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को दिया है। मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन पीछे लेते वक्त सरकार को चेतावनी दी है कि ये मेरा आखिरी अनशन था, 1 महीने के अंदर अगर मांगे पूरी नहीं होती तो विधानसभा चुनाव को लेकर मैं अपनी तैयारी पूरी कर दूंगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24, मुंबई। लखनऊ के अकबर नगर एरिया में कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जेसीबी की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर अवैध निर्माण कराया गया था, कोर्ट के आदेश के बाद उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। देख रहे होंगे कि आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर जेसीबी, बुलडोजर और जो पोकलैंड मशीन है वो यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बता दें यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कोर्ट का रुख किए थे, कोर्ट से राहत न मिलने के बाद यहाँ पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बगल में ही कुकरेल नदी है जिसके जीर्णोद्धार यानी डेवलपमेंट के लिए ये यहाँ पर जो आसपास का एरिया था उसको यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट कराया जा सके। जो ये यहाँ पर लोग बसे थे वो अवैध तरीके से बसे थे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। जाने माने उद्योगपति अडानी समूह द्वारा सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी धारावी का पुनर्विकास किया जा रहा है, लेकिन इसके विरोध में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी लगातार आवाज उठा रही है। अब सरकार के ही लोग जो हैं इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने धारावी पुनर्विकास योजना में बाधित हजारों लोगों का पुनर्वसन कुर्लापुर के 8 एकड़ जमीन पर करने का फैसला लिया है। कुर्ला से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक मंगेश कुल्हड़कर ने कहा कि हम इस फैसले का विरोध करते हैं। उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गौरतलब है कि धारावी का पुनर्विकास जो है अडानी समूह द्वारा किया जा रहा है और अडानी समूह से पुनर्विकास कराए जाने को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी लगातार विरोध कर रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में धारावी में एक बड़ा मोर्चा निकाला गया था, लेकिन अब सरकार के ही विधायक ने इसके खिलाफ विरोध किया है और अब सरकार की चिंता बढ़ते जा रही है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर बीते दिन के साथ जल संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा है और अब ये हालात हैं कि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को साफ कह दिया है कि आप अपर यमुना रिवर बोर्ड में जाएं और वही बात करें, वही इस मुद्दे को सुलझा सकता है। वहीं देखिए हिमाचल सरकार ने भी साफ कह दिया है कि वो अतिरिक्त पानी नहीं दे सकते हैं। अब ऐसे में दिल्ली में भीषण गर्मी और दूसरा पानी के बंटवारे को लेकर राजनीति भी तेज है। वहीं दिल्ली के चाणक्यपुरी के आज
विवेकानंद कैंप में एक बार फिर से पानी की किल्लत की तस्वीर साफ तौर पर नजर आई। जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली है वो टैंकर पर निर्धारित नजर आ रही है और जैसे ही इलाके में टैंकर पहुंचा बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो टैंकर पर चढ़ते हुए नजर आए और टैंकर के पाइपों से अपनी प्यास बुझाते हुए नजर आए। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। इस वक्त मैं हरियाणा के सोनीपत में हूं और हम एक रियलिटी चेक करने निकले हैं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार, दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, पानी बहुत कम छोड़ा जा रहा है, उसकी रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ पर। और मैं इस वक्त सोनीपत के जो हलालपुर इलाका है वहां पर मौजूद हूँ। ये मुनक नहर है, जिस मुनक नहर में पानी हरियाणा की तरफ से छोड़ा जाता है और यही पानी जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं अलग अलग दिल्ली के वहां पर पहुंचता है। हरियाणा सरकार लगातार कह रही है कि जितनी मात्रा में पानी छोड़ा जाना चाहिए बल्कि उससे ज्यादा ही छोड़ा जा रहा है। और दिल्ली सरकार जो मान रही है आंकड़ों के हिसाब से कि 40 से 45 MGD पानी की इस वक्त दिल्ली में कमी है। लेकिन दिल्ली के कई इलाके हैं जो लगातार पानी की कमी से त्रस्त है, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ये बात साफ है कि राजनीति तो जमकर हो रही है इसमें, क्योंकि तीनों ही अगर राज्यों की बात करें, चाहे हिमाचल की, हरियाणा की, दिल्ली की, तीनों ही जगह पर अलग अलग पार्टियों की सरकार है। हिमाचल कांग्रेस और हरियाणा में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। तो इसको लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि एक जटिल मुद्दा है, इसको आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा। लेकिन अब दिक्कत यही है कि आखिर समाधान कब निकलेगा और कैसे दिल्ली के घरों घरों तक पानी पहुंचेगा। कैमरामैन विजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24, सोनीपत, हलालपुर गाँव। एक तरफ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हीट वेव चल रही है, लगातार ही गर्मी बढ़ती चली जा रही है और वहीं पर दिल्ली में पीने वाले पानी के लिए लोग तरसने लगे हैं और टैंकरों के ऊपर चढ़कर अपना पानी ले रहे हैं। और इसी के चलते ही अब लोगों ने चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल का रुख किया हुआ है। और वही पंजाब के नंगल में जो भाखड़ा डैम है, जहां पर भारी तादाद में जो पानी है, पानी इकट्ठा होता है, अब धीरे धीरे भाखड़ा डैम से जो पानी है उसको छोड़ना शुरू कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है उसी के चलते ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो धान की फसल बोई गई है उसके लिए अब पानी पर्याप्त मात्रा में भेजने का प्रबंध भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ लगातार ही भाखड़ा डैम से जो पानी है, पानी छोड़ा भी जा रहा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। इटली की अपूलिया में G7 देशों की बैठक में भाग लेने के लिए गए प्रधानमंत्री का आज पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार दिन के 2:30 बजे, जब वे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलेंगे। उसके बाद 2:40 पर यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम 5 बजे G7 आउटरीच समिट के लिए कार्यक्रम स्थल बोर्गो इग्नेशिया पहुंचेंगे, जहां 5:30 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम में उनका संबोधन होगा। आखिरी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री किशिडा के साथ रात 11 बजे है, लेकिन मिली खबरों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि मेलोनी और किशिडा की मुलाकात के बीच बाइडेन से भी मुलाकात की संभावना हो सकती है। प्रधानमंत्री आज रात ही इटली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, यानी पूरा जो तय कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री कई लोगों से मुलाकात करेंगे और कई लोगों से वार्ता करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। कड़क और तेज तरार अधिकारी कहे जाने वाले के पाठक की अब विदाई शिक्षा विभाग से हो चुकी है। अब उनका ट्रांसफर जो है वो भूमि और राजस्व विभाग में किया गया है। यानी अब के पाठक भूमि और राजस्व विभाग के नए आप्त मुख्य सचिव बन चुके हैं। करीब 2 साल के कार्यकाल में के पाठक ने शिक्षा विभाग की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दी थी। सबसे पहले उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों के लिए 11 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं की संस्कृति को खत्म कर दिया था। निरीक्षण के लिए अधिकारियों की टीम बनाई थी और खुद भी समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करने की शुरुआत की थी, जिसका सकारात्मक असर भी दिखाई देने लगा था। राज्य के करीब हजारों फर्जी छात्र एवं छात्राओं का नामांकन भी उन्होंने रद्द कर दिया था। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद न केवल शिक्षक बल्कि शिक्षक संघ, राजभवन और कई जनप्रतिनिधि काफी खुश हैं, क्योंकि के पाठक के कार्यशैली से इनको काफी परेशानी हो रही थी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के राज में खुले कई कॉलेज भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। भजनलाल सरकार ने इन सभी कॉलेजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। कहा जा रहा है कि चुनावी फायदे के लिए तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने विधायकों की सिफारिश पर ताबड़तोड़ इन कॉलेजों को खोल दिया था। ऐसे में अब एक कमेटी बनाई गई है जो कि इन सभी नए खुले कॉलेजों की जांच करेगी और जांच के बाद सरकार को यह रिपोर्ट देगी कि इनमें से कितने कॉलेजों को मर्ज किया जाना चाहिए, कितने कॉलेजों को बंद किया जाना चाहिए या वहाँ पर किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब भजनलाल सरकार की ओर से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसलों की जांच का आदेश दिया गया। इससे पहले 2,40,000 सरकारी कर्मचारियों के दस्तावेजों की फिर से जांच के आदेश भी सरकार ने दे दिए थे। ये वो कर्मचारी हैं जो कि अशोक गहलोत सरकार के शासनकाल में नियुक्त हुए थे। तो ऐसे में अब यही देखना होगा कि इन 300 कॉलेज में से कितने कॉलेजों पर गाज गिरती है। कहा जा रहा है कि 75 से 100 कॉलेज या तो किसी दूसरे कॉलेज में मर्ज किए जा सकते हैं या बंद किए जा सकते हैं, जिसे लेकर अब राजस्थान में राजनीति भी तेज हो गई है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में अगर सैर करने वाले सैलानियों के लिए आज अच्छी खबर है, क्योंकि इस तालाब पर अब शिकारे चलेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर की डल झील में शिकारे चलते थे, वैसे ही आज से शिकारे चलना इस बड़ी झील में शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत की हुई है। आज भोपाल की महापौर मालती राय और इसके बाद अलावा स्थानीय विधायक जो थे, तमाम नगर निगम के अधिकारी, वो यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की और साथ में आपको बता दें कि अब तक यहाँ पर जो क्रूज चलता था और जलपरी चलती थी, उन पर पिछले साल रोक लगा दी गई थी। एनजीटी का ये आदेश था कि तालाब में डीजल या डीजल से बने हुए जो इंजन का इस्तेमाल करने से प्रदूषण फैलता है, ना सिर्फ बल्कि तालाब में गंदगी होती है और जीव जंतुओं को नुकसान होता है। इसके लिए इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन तब से इस रोक के बाद अब एक अच्छी खबर ये आई कि शिकारे यहाँ पर चलना अब शुरू हो गए हैं और इन शिकारों से लुत्फ उठा सकेंगे जो देश विदेश और यहाँ तक कि भोपाल के जो रहवासी हैं वो इस पर सैर कर सकेंगे बड़े तालाब की, क्योंकि अब तक जो स्थितियाँ बनती रही हैं कि यहाँ पर शिकारे नहीं चलते थे, तो ज़्यादातर सैलानी यहाँ पर बिना यहाँ पर तालाब का सैर किए हुए चले जाते थे। लेकिन एक अच्छी खबर भोपाल से आई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। दिल्ली एनसीआर में जहां गर्मी अपना रोजाना रिकॉर्ड बना रही है, वहां दिल्ली एनसीआर में आगजनी की घटनाएं भी अपने आपे में रिकॉर्ड बना रही हैं। फायर विभाग के डेटा के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में करीब 305 ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें आग लग जा रही है। अकेले दिल्ली में करीब 250 के आसपास रोजाना फायर विभाग को कॉल आ रही हैं। साथ ही गाजियाबाद में 20 और नोएडा में 20 और फरीदाबाद में 15 कॉल ऐसी आ रही हैं जिनमें आग की बात कही जा रही है। दरअसल में ये आग जो है वो हाई राइज बिल्डिंग से लेकर के फैक्ट्री, दुकानें और मार्केट की ज़्यादातर घटनाएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही इस पूरे मामले में ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर की करीब 305 घटनाओं में से ऐसी घटनाएं 35 से 40 घटनाएं ऐसी हैं कि जो एसी की वजह से हो रही है। जिस तरीके से लगातार पारा बढ़ रहा है तो लोगों का इस्तेमाल एसी का भी बढ़ रहा है और एसी फटने से कई बार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।